स्टार्ट करें आज का सेशन। चलो, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोटिंग ऑफ द टैबलेट्स। इट मींस कि जो भी टैबलेट हम लोगों ने स्टडी किया उस टैबलेट्स के ऊपर में कोटिंग करेंगे और कोटिंग के बाद उस कोटिंग में होने वाले सारे डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों को एक एक करके स्टडी करना है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ द कोटिंग, क्योंकि कोटिंग जो है वो कितने तरह की हो सकती है। ठीक है, कोटिंग जो है कितने तरह की हो सकती है, तो इसमें हम लोग पाते हैं कि कोटिंग जो है मेनली 2 टाइप्स की होती है। टैबलेट में कोटिंग जो है मेनली 2 तरह का होता है। पहले कोटिंग को हम लोग बोलते हैं शुगर कोटिंग, और जो दूसरे टाइप का जो कोटिंग होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट वन इज नोन एज द पॉलीमर कोटिंग। पॉलीमर कोटिंग, 2 तरह की कोटिंग है बेटा। कौन कौन सी कोटिंग है? पहला जो कोटिंग है हम लोग उसको बोलते हैं शुगर कोटिंग, और दूसरा जो टाइप है कोटिंग का, और उस कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट वन इज नोन एज द पॉलीमर कोटिंग। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि शुगर कोटिंग का मतलब है कि किसी भी टैबलेट के ऊपर में शुगर की एक लाइनिंग चढ़ाना है ना। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लो इस टैबलेट की जो टेस्ट, मान लो जो बीटा टेस्ट है, तो इस बीटा टेस्ट को मास्क करने के लिए हम लोग इस टैबलेट के बाहर में एक अलग सी एक लाइनिंग हम लोग कवर कर देते हैं। तो वो टैबलेट क्या होगा, इसकी बिटरनेस को क्या करता है, मास्क करने का काम करेगा। और इस समय में टैबलेट का जो साइज होता है वो डबल या डबल से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 2 तरह की कोटिंग। पहली कोटिंग हम लोग इस कोटिंग को बोलते हैं शुगर कोटिंग, और जो दूसरा जो कोटिंग होता है दैट वन इज नोन एज द पॉलीमर कोटिंग। पॉलीमर, अगर किसी पॉलीमर के हेल्प से टैबलेट के ऊपर में कोट किया जाएगा तो ऐसे टैबलेट को हम लोग पॉलीमर कोटिंग के नाम से जानते हैं। और ये 2 तरह का होता है, एक हम लोग बोलते हैं फिल्म कोटिंग, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द इंटेरिक कोटिंग। ठीक है, तो फिल्म पॉलीमर्स, अगर हमने टैबलेट के ऊपर में फिल्म पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया तो ऐसे कोटिंग को बोल देंगे फिल्म कोटिंग, और अगर हमने इंटेरिक पॉलीमर का इस्तेमाल कर दिया तो ऐसे कोटिंग को हम लोग बोलते हैं इंटेरिक कोटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज। टाइप्स ऑफ द टैबलेट कोटिंग सब लोग आ भी चुके हैं, एक एक करके सबको देखना स्टार्ट भी करते हैं। टैबलेट के ऊपर में कोट चढ़ाना है, और उस टैबलेट पे कोटिंग करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। उसकी जो बिटरनेस को मास्क करना, उसकी एलिजेंसी को इंप्रूव करना, या हो सकता है कि हम चाहते हैं कि टैबलेट हमारा पीएच, एसिडिक पीएच पे डिग्रेड ना हो, कि मान लो कि हमने जो टैबलेट इंटेक किया स्टोमक में जाके वो डिग्रेड ना होके इंटेस्टाइन में जाके वो डिग्रेड हो। तो एसिडिक पीएच से बचाने के लिए हम लोग टैबलेट के ऊपर में इंटेरिक पॉलीमर के हेल्प से क्या करते हैं, उसको मास्क कर देते हैं, जिससे टैबलेट जो है एसिडिक पीएच में डिग्रेड ना होके फिर वो इंटेस्टाइन में डिग्रेड होता है। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था कि बेटा इंटेरिक कोटिंग को हम लोग पीएच इंटेरिक कोटेड टैबलेट को पीएच डिपेंडेंट टैबलेट भी बोला जाता है। पीएच डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऐसे टैबलेट स्टोमक में जाके डिग्रेड नहीं होते हैं। हमने इसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी किया था, अगर आपको ध्यान हो, अभी जस्ट 1 क्लास पहले 60 मिनट या 2 घंटे तक अकॉर्डिंग टू द आईपी एंड अकॉर्डिंग टू द यूएसपी पूरा सिस्टम जो है इंटैक्ट होना होता है, और उसके बाद जब फॉस्फेट बफर लेते हैं उस टाइम में टैबलेट क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होगा, और जो पूरा ड्यूरेशन होता है डिसइंटीग्रेशन का वो अप टू द 3 आवर्स होता है। ध्यान है सबको, 180 मिनट का होगा। तो वही चीज है यहाँ पे। अब हम लोग बात करने वाले बेटा कि आखिरकार इस शुगर कोटिंग में कौन कौन सी प्रोसेस होती है और इसको करने के लिए क्या क्या हम लोग करते हैं। शुगर कोटिंग के लिए पहला जो प्रोसेस होता है हम लोग उसको बोलते हैं सीलिंग, और सीलिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम टैबलेट को मॉइस्चर से प्रिवेंट कर सके। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सीलिंग, एस फॉर सीलिंग और एस फॉर सिलैक। सिलैक एक पॉलीमर है, इस सिलैक के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं ताकि हमारे टैबलेट को मॉइस्चर से प्रिवेंट किया जा सके। साथ ही साथ इसके बाद दूसरी जो प्रोसेस होती है दैट वन इज द सब कोटिंग। यही वो प्रोसेस है जहां पे टैबलेट में हम लोग पाउडर और सॉल्यूशन, एक बार पाउडर और एक बार सॉल्यूशन, इसके लेयर को चढ़ाते जाते हैं। मान लो कि ये टैबलेट है, एक बार पाउडर देंगे, फिर सॉल्यूशन देंगे, फिर पाउडर देंगे, फिर सॉल्यूशन देंगे, और इस तरह से करके इस टैबलेट का बल्क बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ कि शुगर कोटिंग का सबसे पहला प्रोसेस जो है क्या है और उसमें करते क्या है, तो शुगर कोटिंग का सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट वन इज द सीलिंग। सील कर देना है बाय द हेल्प ऑफ द सिलैक एंड अदर पॉलीमर्स, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। सीलिंग का मेन पर्पस जो होता है कि हमारे टैबलेट को मॉइस्चर से प्रिवेंट किया जा सके। दूसरा जो प्रोसेस है दैट वन इज द सब कोटिंग। सब कोटिंग प्रोसेस में टैबलेट का बल्क जो होता है वो 1.5 से 2 गुना, या हो सकता है कि बल्क और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ये जो प्रोसेस है बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम अपने दीवारों पे प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के बाद में पुट्टी चढ़ाते हैं, और पुट्टी चढ़ाने के बाद में उस पर देखे होंगे बहुत सारे इंपरफेक्शंस रह जाते हैं। हम क्या करते हैं, फिर उसकी घिसाई करते हैं, और फिर उसके बाद में फाइनल जो हमें कलर देना होता है दीवार का, हम लोग ऐसा ही करते हैं। सेम आप ऐसा समझो कि कोई ऐसा दीवार था जो ईंट का था,
आप खुद समझ लो कि प्लास्टर का लेयर इतना मोटा हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी पुट्टी चढ़ती है, उसमें इम्परफेक्शंस रह जाते हैं, फिनिशिंग हुई नहीं रहती है, हम उसकी घिसाई करते हैं, घिसाई करने के बाद हम लोग उसको फिर कलर पेंट करते हैं और फाइनली हमारी चीजें तैयार हो जाती है। सेम उसी तरह से सोचो, टैबलेट का बल्क, टैबलेट बहुत ही छोटे से साइज का है, पहले हमने क्या किया, प्लास्टर चढ़ाया, प्लास्टर इसलिए चढ़ाया ताकि मॉइस्चर से प्रिवेंट किया जा सके, सीलिंग हो सके। दूसरा जो प्रोसेस है हमारा, दैट वन इज द सब कोटिंग। सब कोटिंग प्रोसेस में हम टैबलेट के बल्क को बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है, दैट वन इज द स्मूथनिंग। थर्ड जो प्रोसेस है बेटा, दैट वन इज नोन एज द स्मूथनिंग। स्मूथनिंग मतलब इस प्रोसेस में टैबलेट के वॉल को हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंपरफेक्शंस हैं उन इंपरफेक्शंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, मतलब स्मूथ कर देते हैं। चौथे प्रोसेस में हम लोग कलर कोटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में पॉलिशिंग करेंगे और उस टैबलेट के ऊपर में अगर किसी तरह का मोनोग्राम अगर हमें लगाना हो तो हम लोग उसको मोनोग्राम भी प्रिंट कर सकते हैं। दिस वन इज द ऑल द प्रोसेस अंडर द शुगर कोटिंग। इस जगह अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस प्रोसेस के बाद में कौन सा प्रोसेस होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे मिस्टेक करके, तो आपको सही करना होगा। पहला सब कोटिंग है, फिर हमारा पहला हमारा सीलिंग है, फिर हमारा सब कोटिंग है, स्मूथनिंग है, कलर कोटिंग है, पॉलिशिंग है और फाइनली हमारा क्या होता है, प्रिंटिंग होती है। इस पूरे प्रोसेस के साथ में हमारे टैबलेट का शुगर कोट पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है बेटा ये सबके लिए? हम लोगों ने आज की क्लास में स्टार्ट किया है कोटिंग, और टैबलेट पे कोटिंग करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, और इसका एक रीजन भी है कि रीजन ये होगा कि टैबलेट के बिटर टेस्ट को मास्क करना है, टैबलेट की इलिजेंसी को बढ़ाना है, या टैबलेट को हमें पीएच से प्रोटेक्ट करने, एसिडिक पीएच से हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इस पूरे प्रोसेस में 2 तरह के कोटिंग होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं शुगर कोटिंग और दूसरा होता है हमारा पॉलीमर कोटिंग। पॉलीमर, अगर ये फिल्म पॉलीमर है तो इस कोटिंग का नाम हो जाएगा फिल्म कोटिंग, और अगर पॉलीमर इंटेरिक है तो इसी कोटिंग को हम लोग नाम देंगे इंटेरिक कोटिंग पॉलीमर कोटिंग। ठीक है, इंटेरिक पॉलीमर कोटिंग। इसमें इस पूरे प्रोसेस में ऑब्वियसली है कि ये पॉलीमर है, फिल्म पॉलीमर है या इंटेरिक पॉलीमर है, इनके साथ साथ में कई सारी चीजें हमें साथ में लेके चलनी होती है। जैसे हम टैबलेट के साथ में कलरेंट्स को ऐड करते हैं, टैबलेट की कोटिंग जो ये पॉलीमर है इसके साथ में फिल्म पॉलीमर्स को ऐड किया जाता है, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया जाता है, ऑपरेंट एक्सटेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कई तरह के मिसलेनियस सब्सटेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। आप लोगों ने कई बार राह चलते हुए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैकेनिक होता है, इट मीन ऑटोमोबाइल मैकेनिक जो पेंटिंग करते हैं, उनके पास में एक बॉक्स होता है, ऑटोमेटाइजर होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, कलरिंग मटेरियल के साथ साथ इन सारी चीजों को डालेंगे, कलरिंग मटेरियल भी डालेंगे, उसकी अच्छी फिल्म बन सके उसके लिए फिल्म फॉर्मर्स भी डाला जाता है, सॉल्वेंट में उसको सोल्युबलाइज करते हैं प्रॉपर, प्लास्टिसाइजर्स का भी रोल है, ऑपरेंट एक्सटेंडर्स भी इस्तेमाल करते हैं, और मिसलेनियस सब्सटेंस, अलग अलग तरह के मिसलेनियस सब्सटेंस को भी एडिशन जो है किया जाता है, तभी जाके हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन पाएगा, एक प्रॉपर सॉल्यूशन बन पाएगा, और हम उस सॉल्यूशन को स्प्रे करके अपने टैबलेट के ऊपर में कोट को चढ़ा सकते हैं। तो पॉलीमर और ये सारे के सारी चीजें आपस में ऐड होके फिर हम इसको टैबलेट के ऊपर में कोट करते हैं। तो शुगर के ऊपर में शुगर कोटिंग और पॉलीमर के ऊपर में पॉलीमर कोटिंग। होपफुली समझ गए होंगे सब। चलो आगे बढ़े, बताता हूं बेटा ऑपरेंट एक्सटेंडर्स क्या होता है। मोनोग्राम मतलब होता है बेटा किसी तरह का कोई प्रिंटिंग, मान लो कंपनी का नाम हो लिखना हुआ हो, या एम लिखना हो, या कुछ ऐसी चीजें लिखनी है, दैट इज द मोनोग्राम। मोनोग्राम। चलो अब देखो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, दैट वन इज द प्रोसेस ऑफ द शुगर कोटिंग, दैट प्रोसेस इज ऑफ शुगर कोटिंग। ठीक है, पहले प्रोसेस में हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहला जो प्रोसेस ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, इसको एक बार फिर से इसको डील भी कर देता हूं। पहला जो प्रोसेस था, दैट वन इज द सीलिंग प्रोसेस। सीलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कीवर्ड है कि मॉइस्चर से प्रिवेंट करते हैं। मॉइस्चर से क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है, दैट वन इज द सब कोटिंग। यहां पे टैबलेट के एज को राउंड करते हैं, और इस जगह टैबलेट का वेट जो है 1.5 से 2 गुना तक इंक्रीज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह से ये पूछा जाता है। तीसरी जो प्रोसेस है, दैट वन इज नोन एज द स्मूथनिंग, मतलब जो भी इंपरफेक्शंस होते हैं टैबलेट के सरफेस पे, उन सबको क्या किया जाता है, फिल कर दिया जाता है। चौथे प्रोसेस में उसके ऊपर उसकी इलिजेंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म कोटिंग चढ़ाते हैं, उसके बाद में हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं, और फाइनली हमारी ये प्रिंटिंग हो जाती है। इट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द कोटिंग। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इलिजेंसी मतलब होती है बेटा चमक। इलिजेंसी मतलब होती है चमक। आप भी कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हो तो क्या आप ऐसे ही चले जाते हो? आप अगर किसी पार्टी में जाते हो तो क्या आप ऐसे ही चले जाते हो? अपने चेहरे को चमका के जाते हो, तो बिल्कुल ऐसा ही इलिजेंसी है। इसके बाद और क्या क्वेश्चन है? सर ये फिल्म समझ में नहीं आया बेटा। फिल्म का क्या मतलब होता है? फिल्म मतलब होता है लेयर। लेयर
चेहरे पे एक फिल्म लेयर चढ़ाना, मेकअप का फिल्म चढ़ाना, उसी तरह से टैबलेट के ऊपर में एक कोटिंग का लेयर चढ़ा देना, दैट इज द फिल्म। राकेश अभी टाइम आने दो तो बता देंगे। अनुज यादव सर क्या पूछे हो, क्या क्वेश्चन था? एक मिनट। सर मॉइस्चर को कैसे प्रिवेंट करते हैं, मॉइस्चर को कैसे प्रिवेंट करते हैं बेटा? अगर आपसे बोला जाए कि बारिश के समय में आप अपने आप को कैसे बचाते हो, बारिश के समय में आप अपने आप को कैसे बचाते हो, आप अपने घर के सामान को मॉइस्चर से कैसे प्रिवेंट करते हो, तो इसका क्या जवाब होगा? आप ही से पूछता हूं मैं कि आप अपने घर के सामान को, अगर मुझे इस मोबाइल फोन को मॉइस्चर से बचाना है, अगर मुझे इस मोबाइल फोन को मॉइस्चर से बचाना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? मुझे स्विमिंग पूल में जाना है इस मोबाइल को लेके, तो मैं कैसे जाऊंगा बेटा? समझो ना इस चीजों को। इस मोबाइल फोन को मैं पॉलिथीन में रैप कर दूंगा, सील कर दूंगा, और उसके बाद आराम से लेके जाऊंगा, मोबाइल फोन को जेब में डाल के लेके जाऊंगा, और हमारा मोबाइल फोन में किसी तरह का वाटर नहीं जाएगा। उसी तरह से टैबलेट का सीलिंग करने का मतलब है टैबलेट के ऊपर में एक कोट चढ़ा देना, एक पॉलिथीन का लेयर जैसा चीज चढ़ा देना, जिससे हमारा टैबलेट मॉइस्चर से प्रिवेंट हो सकता है। आगे बेटा, ठीक है चलो। वंश जो अभी चल रहा बेटा उसी को पढ़ लो, है ना? चलो, इंसान की ये आदत होती है, मालूम है? और नहीं, और भी एक दो और महानुभाव है। प्रिंटिंग, अरे बेटा प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग के हेल्प से प्रिंटिंग करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है वो, है ना? इजी सा प्रोसेस है। चलो अब आते हैं इसके सुगर कोटिंग में कौन कौन से पॉलीमर का जो है हेल्प लिया जाता है। सुगर कोटिंग में जो पहला प्रोसेस है हमारा सीलिंग, इसमें सिलैक का नाम जैसे मैंने बताया है कि टैबलेट के ऊपर में सिलैक का लेयर चढ़ाओ, जीन का इस्तेमाल करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट थायलेट का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट थायलेट का, ओलेइक एसिड का, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जिनको पीईजी 4000 बोला जाता है, मिथाइलिन क्लोराइड, ये सारे पॉलीमर्स हैं जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, जिसके जरिए हम लोग सुगर कोटिंग करने का काम करते हैं, दैट इज द सील कोटिंग। दूसरा जो प्रोसेस है सब कोटिंग, सब कोटिंग का मैंने आपको बताया भी था कि बेटा एक बार सॉल्यूशन करते हैं, एक बार पाउडर करते हैं, दोनों प्रोसेस हमारा सब कोटिंग ही है। हमने पहले क्या किया, सुगर केन का सॉल्यूशन डाला, अकासिया का सॉल्यूशन डाला, जिलेटिन का सॉल्यूशन डाला, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, केवलिन, डेक्सट्रीन, कैल्शियम कार्बोनेट, टॉल्क स्टार्च, सुगर केन का पाउडर, कोकोआ का पाउडर, एक बार सॉल्यूशन का लेयर, एक बार पाउडर का लेयर, सॉल्यूशन का लेयर, पाउडर का लेयर, सॉल्यूशन का लेयर, पाउडर का लेयर। टैबलेट का बल्क जो होता है 50 से लेके 100% तक इंक्रीज हो जाता है इसी वाले प्रोसेस में। इस जगह से क्वेश्चन आता है, ये है मॉइस्चर से प्रिवेंट करने वाला, ये है बल्क बढ़ाने वाला। अब आते हैं स्मूथनिंग करने के लिए सिंपल सिरप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, सुगर केन का इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली पॉलिश करने के लिए, पॉलिश इसलिए ताकि हमारी टैबलेट की चमक जो है बाहर की लेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो वैक्स सबका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि टैबलेट की एलिजेंसी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जा सके। क्लियर है? साइमल्टेनियसली चलता रहता है, एक लेयर के बाद एक लेयर, एक लेयर के बाद एक लेयर, ड्यूरिंग द कोटिंग पाउडर सॉल्यूशन, पाउडर सॉल्यूशन, पाउडर सॉल्यूशन, ऐसा चलता रहेगा, लेयर बनता जाएगा। आप भी समझो कि सिर्फ पाउडर ही पाउडर डालेंगे तो क्या उस पर कुछ आएगा? लेयर आएगा ही नहीं लेयर। तो पाउडर के साथ में सॉल्यूशन भी तो डालना होगा, तो पाउडर डालो, सॉल्यूशन डालोगे तो तभी तो वो चिपकेगा उसके ऊपर में। आगे समझ में? इजी है समझना इसको। क्लियर है? चलो, वैक्स के सारे डेरिवेटिव अलग अलग वैक्स हैं, कॉर्नावा वैक्स, बीज वैक्स, हार्ड पैराफिन वैक्स, इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो फिर से एक बार शॉर्टली देखते हैं। टैबलेट की कोटिंग दो तरह की, एक होती है सुगर कोटिंग और दूसरी होती है पॉलीमर कोटिंग। सुगर का कोटिंग को इंक्रीज करने के लिए ये सारे लेयर्स है सुगर कोटिंग के लिए, सील, सब कोटिंग, स्मूथनिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग और प्रिंटिंग, ये सारे प्रोसेस जो है सुगर कोटिंग में किए जाते हैं। पॉलीमर को कलरेंट, फिल्म फॉर्मर, सॉल्वेंट्स, इन सब के साथ ऐड करके टैबलेट के ऊपर में क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। बाकी जो शुगर कोटिंग के ये सारे 6 प्रोसेस हैं जिसके अलग अलग रोल हैं, और इस तरह से टैबलेट का कोर जो है 1.5 से 2 गुना इंक्रीज हो जाता है। जेम्स के टैबलेट को देख लो जाके, तो जो वो जेम्स का टैबलेट है आप उसको पाओगे कि यह टैबलेट का बल्क बहुत बड़ा सा रहेगा और ऊपर से शुगर की एक बड़ी सी लेयर भी जड़ी हुई होती है। चलो चलो चलो, अब हम लोग बेटा बात करते हैं जो भी हम लोगों ने कंपोजिशन जो हम लोगों ने स्टडी किया, तो कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए हमारे अलग अलग से प्रोसेस हैं और उन चीजों को देखो। ठीक है, कोटिंग कंपोजिशन में सबसे पहला जो कोटिंग कंपोजिशन है दैट इज ऑफ कलरेंट्स। जो ये कलरेंट्स हैं
उनके अलग अलग तरह के कलर्स में आते हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डाइज और लेक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है कि डाइज और लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। लेक्स जो होते हैं हमारे ड्राई पाउडर फॉर्म में होते हैं और डाइज जो होते हैं हमारे मेनली लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन। इसके अलावा इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। नेचुरल कलरिंग मटेरियल में एंथोसाइनिन्स है, कैरामल है, कैरेटिनॉइड्स है, क्लोरोफिल है, इंडिगो है और भी ऐसे बहुत तरह के कलरिंग मटेरियल अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं जो कि टैबलेट पे कलर के अकॉर्डिंग में जो भी कलर हमारा डिजायर्ड होता है उस कलर के डिजायर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट के ऊपर में कलर हम लोग डालने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा जो हमारा पार्ट है, पहला था कलरेंट्स, दूसरा था फिल्म पॉलीमर्स। जो मैंने अभी बात बताई कि बेटा पॉलीमर के बेस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कौन से तरह का कोटिंग है। पहला कोटिंग हम लोग मान के चलते हैं इंटेरिक कोटिंग, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस डिफरेंस होगा पॉलीमर का। मैंने बोला अगर किसी पॉलीमर के लास्ट में थैलेट लगा हुआ रहे, जैसा कि आप इस जगह पे देख रहे हो कैप के केस में सेलुलोज एसीटेट थैलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, HPMCP, ये सारे क्या होते हैं, इंटेरिक पॉलीमर होते हैं और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होंगे। एक नहीं कई बार बताया जा चुका है। यही चीज फिर जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो उस जगह एक एंजाइम है स्टेरेज एंजाइम और दूसरा पीएच जो है अल्कलाइन होते ही उस जगह वो क्या होता है, इंटेरिक पॉलीमर जो है उसकी जो लेयर क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी और डिग्रेड होने के बाद में ड्रग का रिलीज इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो इंटेरिक मटेरियल जिनको हम लोग पीएच डिपेंडेंट पॉलीमर भी बोलते हैं, पीएच डिपेंडेंट टैबलेट जो तुम लोगों ने पढ़ाई किया अभी, ठीक है, कि पीएच के बेस पे ही पीएच एक पर्टिकुलर पीएच पे ही टैबलेट का डिग्रेडेशन होगा। इसके बाद एक्राइलेटेड पॉलीमर्स होते हैं। एक्राइलेटेड पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं यूड्राजिड एल और यूड्राजिड एस। ये दो पॉलीमर्स हैं जिनका इस्तेमाल, और ये यूड्राजिड बना होता है मिथाइलर्लिक एसिड और इथाइलर्लेट से 1:1 में, और यूड्राजिड एस बना होता है मिथाइलर्लिक एसिड और मिथाइल मिथाइलर्लेट 1:2 रेशियो में। इन पॉलीमर्स को आपको याद करना होगा और बहुत बार इस जगह से आते भी हैं एमसीक्यूज की, पहचानिए इनमें से कौन सा इंटेरिक पॉलीमर है और इनमें से कौन सा फिल्म पॉलीमर है। तो इंटेरिक पॉलीमर को पहचानने के लिए थैलेट देख के बता सकते हो, और यूड्राजिड का एल और एस जो है ये दोनों के दोनों भी क्या बेटा आपके इंटेरिक पॉलीमर के एग्जांपल है। इनको आपको याद करना होगा, इस जगह से बहुत सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अभी मैं बनवाऊंगा अभी आखिरी में सेशन के लास्ट में। क्लियर है ये? अब आते हैं हम लोग नॉन इंटेरिक पॉलीमर जिनको फिल्म पॉलीमर भी बोला जाता है। स्टोमक में ये डिसइंटीग्रेट एक पतली सी लेयर होती है, बहुत तरह के पॉलीमर है, जैसे हम लोग बोलेंगे HPMC इथाइल सेलुलोज, HPC पोविडोन सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, PEG एक्राइलेटेड पॉलीमर। तो और भी ऐसे कई सारे पॉलीमर्स होते हैं जो कि फिल्म पॉलीमर्स या इन्हीं को नॉन इंटेरिक पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। एक चीज को इस जगह पे ध्यान देंगे, यूड्राजिड एल और एस ही हमारा इंटेरिक होता है, बाकी और जो भी ग्रेड होते हैं यूड्राजिड के दे ऑल आर अंडर द फिल्म पॉलीमर्स या इसी को नॉन इंटेरिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट आते हैं सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? सॉल्वेंट में वाटर है, इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है, और भी ऐसे कई तरह के पॉलीमर्स का इस्तेमाल कर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं सॉल्वेंट के अंदर में हम इन सारे पॉलीमर्स को क्या करते हैं, मिक्स आउट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स के बारे में आप लोगों ने बहुत बार स्टडी किया होगा कि प्लास्टिसाइजर्स का काम होता है टैबलेट के ऊपर जो लाइन चढ़ी रहेगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी इलास्टिसिटी, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना। प्लास्टिसाइजर्स, कहीं पे भी प्लास्टिसाइजर्स का नाम आप देखते हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि प्लास्टिसाइजर्स आर द सब्सटेंस जो क्या करता है, ऊपर की जो लाइनिंग चढ़ी रहेगी पॉलीमर्स की, उस लाइनिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को, उसकी और भी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने का काम करेगा, ताकि प्रॉपर ढंग से टैबलेट में क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम हमें ना देखने को पड़े। आप खुद भी समझ रहे हो कि टैबलेट का एक लेयर है और उसके ऊपर में पॉलीमर आ रहा है, अगर पॉलीमर प्रॉपर ढंग से उसके ऊपर में नहीं होगा, उसकी इलास्टिसिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो क्रैक हो सकता है। तो उस क्रैकिंग को बचाने के लिए हम लोग इस पॉलीमर के साथ में कई सारे प्लास्टिसाइजर्स को ऐड भी करते हैं, स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिससे वो टूट ना जाए। क्लियर है? फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव, उसके बीच का तनाव इतना ना हो जाए कि वो लेयर टूट जाए। रबड़ को खींचोगे, इतना खींचा चल गया, इतना खींचा चल दिया, और खींच दो, टूट जाएगा। वही चीज है टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि टैबलेट का ऊपर का लेयर जो है वो टूटे ना। दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है? नॉन इंटेरिक मतलब होता है फिल्म पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का एग्जांपल को याद करना है। HPMC है तो फिल्म पॉलीमर है, HPMCP है तो इंटेरिक पॉलीमर है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज द फिल्म पॉलीमर, लेकिन हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट इज द इंटेरिक पॉलीमर। आ गया समझ में? इन सब का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा धीरे धीरे करके। क्लियर है? चलो
अब आते हैं कि ये जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं अलग अलग इसके एग्जांपल्स हैं, और इस एग्जांपल्स में बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे ट्विंस है, स्पैंस है, कैस्टर ऑयल है, पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, पीईजी के कई सारे ग्रेड्स होते हैं। दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसाइजर्स। इसको फर्दर और भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है। एक है वाटर सॉल्युबल प्लास्टिसाइजर्स और दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल प्लास्टिसाइजर्स। मान लो कि सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, पॉलीमर के अकॉर्डिंग हम इनके प्लास्टिसाइजर्स का सिलेक्शन भी करते हैं। जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल है, पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल, दे आर द वाटर सॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल के अंदर में कैस्टर ऑयल और स्पैंस आते हैं। इन एग्जांपल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ये आपके और भी काम आ सके। नेक्स्ट आते हैं बेटा ओपेकेंट एक्सटेंडर्स। अभी आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि सर ये ओपेकेंट एक्सटेंडर होते क्या? बेटा ओपेकेंट एक्सटेंडर ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि एक प्रॉपर एक मास्किंग करने का काम करता है, व्हाइट टाइप की कोटिंग करने का काम करता है, और ये भी टैबलेट की एलिजेंसी को और भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें खास करके इसका नाम आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। ये ऐसे सब्सटेंस है जो सनस्क्रीन प्रिपरेशन में भी, आपने इसका नाम जो है सनस्क्रीन प्रिपरेशन में भी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बिकॉज टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज हैविंग द फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी। इसमें फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, फोटो कैटालिटिक। जिंक ऑक्साइड और ZNO जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल सनस्क्रीन प्रिपरेशन में भी किया जाता है, और इसके अंदर में फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। और आप कोई भी सनस्क्रीन प्रिपरेशन में देख लेना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल तो जरूर से किया जाता है, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अलावा जिंक ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस जगह इस्तेमाल जो है एज ओपेकेंट एक्सटेंडर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टैबलेट के कोर को मास्क करके एक प्रॉपर इलिजेंसी, व्हाइटनेस टाइप की, एक ब्राइटनेस टाइप की फीलिंग देने का काम करेगा, ताकि उसमें एक चमक हो। इसके अलावा सिलिकेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, कार्बोनेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, कई तरह के ऑक्साइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ओपेकेंट एक्सटेंडर्स के रूप में। खास करके टाइटेनियम डाइऑक्साइड आपका ये ज्यादा आएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट वाला है मिसलेनियस सब्सटेंस। मिसलेनियस सब्सटेंस में बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो पॉलीमर है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए, इसके लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इनमें से भी कोई कोई मटेरियल जहां जैसे जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग सॉल्यूशन के साथ में हम लोग ऐड करते हैं। तो होपफुली कि आपको ये सारी चीजें अच्छे ढंग से समझ आई भी होगी। ठीक है, चलो बेटा देखो, एग्जाम्पल्स के नाम है, ओके तो उन एग्जांपल्स के नाम आपको प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, आप खुद सोच के देखो, एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है, उस पॉलीमर को मिक्स करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। कोटिंग कंपोजिशन, मान लो कि हमें टैबलेट के ऊपर में कोटिंग चढ़ानी है, तो कोटिंग सिर्फ पॉलीमर से तो हो नहीं जाएगा, पॉलीमर के साथ सॉल्वेंट चाहिए, कलरेंट चाहिए, मिसलेनियस एजेंट चाहिए, ओपेकेंट एक्सटेंडर चाहिए, प्लास्टिसाइजर चाहिए। आपको अभी पता चल गया कि पॉलीमर का नाम को याद करना है, कलरेंट्स का काम होगा कलर चढ़ाना, डाइज या लेक का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उसको सोलेबलाइज करने के लिए। प्लास्टिसाइजर्स का क्या काम होगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है ना, ताकि वो टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए। ओपेकेंट स्टैंडर्ड का क्या काम होगा, उसमें एलिजेंसी को और भी बढ़ाना, व्हाइटनेस को और भी ज्यादा प्रोड्यूस करना। और मिसलेनियस सब्सटेंस का, मान लो कि कोई स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, या एंटीऑक्सीडेंट है, या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, हम इन चीजों को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद में हम लोग उससे कोटिंग कर पाते हैं, और उन्हीं सबके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। पॉलीमर का ध्यान में रखना होगा कि फिल्म पॉलीमर्स में कौन कौन से पॉलीमर को लेते हैं, और इंटेरिक पॉलीमर में कौन कौन से पॉलीमर को लिया जाता है। यूड्राजिड L और S आपका इंटेरिक पॉलीमर है। सेलुलोज एसीटेट थायलेट, जहां पे थायलेट लग गया मतलब आप ऐसे ही समझ जाओगे कि हाँ ये इंटेरिक पॉलीमर है। थायलेट अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको पहचानने का तरीका अपने आप ही, देखते देखते क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि हाँ ये नॉन इंटेरिक है, इट मींस कि फिल्म पॉलीमर है, और ये इंटेरिक पॉलीमर है। होपफुली कि आप सभी समझ चुके होंगे। मिक्सिंग करोगे, इन सबको लेके मिक्स करोगे बेटा, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। इन सबको मिक्स करोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। घर में पेंटिंग होते देखे हो कभी? मार्केट से पेंटर जो है वो छोटा सा वो डब्बा लेके आता है कलर का, फिर उसको बड़ी सी बाल्टी में पानी डाल के और मिक्सिंग करता है, उसके बाद तो पॉलिशिंग चालू करता है ना। तो इन सारी चीजों को मिलाओगे तब तो आपकी, ये तो सिर्फ एक पॉलीमर है, ये फिल्म फॉर्मर्स, फिल्म पॉलीमर या इंटेरिक पॉलीमर, तो इसी से थोड़ी पॉलीमर हो आपकी तो कोटिंग हो जाएगी। पॉलीमर को कहां डालोगे? सॉल्वेंट में डालोगे ना, सॉल्युबलाइज करोगे या नहीं करोगे? इसके साथ में कलर जो तुम्हें चाहिए उसको इसमें डाल के सॉल्युबलाइज करोगे नहीं करोगे? सॉल्वेंट में पॉलीमर को डालना है, सॉल्वेंट में कलरिंग एजेंट्स को डालना है, सॉल्वेंट में प्लास्टिसाइजर्स को भी डालना है। कि प्लास्टिसाइजर्स इसलिए डालना है ताकि स्ट्रेंथ अच्छी रह सके, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा पॉलीमर, इट मींस कि पॉलीमर टैबलेट के सरफेस में आने के बाद, सूखने के बाद वो क्रैक ना हो जाए। आप भी ऐसा चाहोगे कि आपकी दीवारों में पेंटिंग होने के बाद में उसमें दरारें आने लगी, ऐसे चाहोगे?
आपके घर में पेंटिंग होने के बाद में उस लाइनिंग में क्रैक्स होने लगे, ऐसा चाहोगे नहीं चाहोगे ना? तो उसी तरह से टैबलेट को बनाने के बाद में, उसके पॉलीमर को चढ़ाने के बाद में, उसकी लाइनिंग डालने के बाद में उसमें क्रैकिंग ना हो, उस क्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके साथ में पहले से प्लास्टिसाइजर्स को डाले होते हैं, ऑपिकेंट एक्सटेंडर को डाले होते हैं और मिसलेनियस सब्सटेंस को भी ऐड किए होते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? देखो एक बार, नेक्स्ट आते हैं बेटा ओपिकेंट एक्सटेंडर्स। अभी आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि सर ये ओपिकेंट एक्सटेंडर होते क्या? बेटा ओपिकेंट एक्सटेंडर ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि एक प्रॉपर एक मास्किंग करने का काम करता है, व्हाइट टाइप की कोटिंग करने का काम करता है, और ये भी टैबलेट की एलिजेंसी को और भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें खास करके इसका नाम आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। ये ऐसे सब्सटेंस है जो सनस्क्रीन प्रिपरेशन में भी, आपने इसका नाम जो है सनस्क्रीन प्रिपरेशन में भी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बिकॉज टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज हैविंग द फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी। इसमें फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, फोटो कैटालिटिक। जिंक ऑक्साइड और ZNO जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल सनस्क्रीन प्रिपरेशन में भी किया जाता है, और इसके अंदर में फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। और आप कोई भी सनस्क्रीन प्रिपरेशन में देख लेना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल तो जरूर से किया जाता है, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अलावा जिंक ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस जगह इस्तेमाल जो है एज ऑपिकेंट एक्सटेंडर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टैबलेट के कोर को मास्क करके एक प्रॉपर इलिजेंसी, व्हाइटनेस टाइप की, एक ब्राइटनेस टाइप की फीलिंग देने का काम करेगा, ताकि उसमें एक चमक हो। इसके अलावा सिलिकेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, कार्बोनेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, कई तरह के ऑक्साइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ओपिकेंट एक्सटेंडर्स के रूप में। खास करके टाइटेनियम डाइऑक्साइड आपका ये ज्यादा आएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट वाला है मिसलेनियस सब्सटेंस। मिसलेनियस सब्सटेंस में बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो पॉलीमर है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए, इसके लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इनमें से भी कोई कोई मटेरियल जहां जैसे जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग सॉल्यूशन के साथ में हम लोग ऐड करते हैं। तो होपफुली कि आपको ये सारी चीजें अच्छे ढंग से समझ आई भी होगी। ठीक है, चलो बेटा देखो, एग्जाम्पल्स के नाम है, ओके तो उन एग्जांपल्स के नाम आपको प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, आप खुद सोच के देखो, एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है, उस पॉलीमर को मिक्स करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। कोटिंग कंपोजिशन, मान लो कि हमें टैबलेट के ऊपर में कोटिंग चढ़ानी है, तो कोटिंग सिर्फ पॉलीमर से तो हो नहीं जाएगा, पॉलीमर के साथ सॉल्वेंट चाहिए, कलरेंट चाहिए, मिसलेनियस एजेंट चाहिए, ऑपिकेंट एक्सटेंडर चाहिए, प्लास्टिसाइजर चाहिए। आपको अभी पता चल गया कि पॉलीमर का नाम को याद करना है, कलरेंट्स का काम होगा कलर चढ़ाना, डाइज या लेक का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उसको सोलेबलाइज करने के लिए, प्लास्टिसाइजर्स का क्या काम होगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है ना, ताकि वो टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए। ऑपिकेंट स्टैंडर्ड का क्या काम होगा, उसमें एलिजेंसी को और भी बढ़ाना, व्हाइटनेस को और भी ज्यादा प्रोड्यूस करना। और मिसलेनियस सब्सटेंस का, मान लो कि कोई स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, या एंटीऑक्सीडेंट है, या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, हम इन चीजों को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद में हम लोग उससे कोटिंग कर पाते हैं, और उन्हीं सबके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। पॉलीमर का ध्यान में रखना होगा कि फिल्म पॉलीमर्स में कौन कौन से पॉलीमर को लेते हैं, और इंटेरिक पॉलीमर में कौन कौन से पॉलीमर को लिया जाता है। यूड्राजिड L और S आपका इंटेरिक पॉलीमर है। सेलुलोज एसीटेट थायलेट, जहां पे थायलेट लग गया मतलब आप ऐसे ही समझ जाओगे कि हाँ ये इंटेरिक पॉलीमर है। थायलेट अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको पहचानने का तरीका अपने आप ही देखते देखते, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि हाँ ये नॉन इंटेरिक है, इट मींस कि फिल्म पॉलीमर है, और ये इंटेरिक पॉलीमर है। होपफुली कि आप सभी समझ चुके होंगे। मिक्सिंग करोगे, इन सबको लेके मिक्स करोगे बेटा, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। इन सबको मिक्स करोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। घर में पेंटिंग होते देखे हो कभी? मार्केट से पेंटर जो है वो छोटा सा वो डब्बा लेके आता है कलर का, फिर उसको बड़ी सी बाल्टी में पानी डाल के और मिक्सिंग करता है, उसके बाद तो पॉलिशिंग चालू करता है ना। तो इन सारी चीजों को मिलाओगे तब तो आपकी ये तो सिर्फ एक पॉलीमर है, ये फिल्म पॉलीमर या इंटेरिक पॉलीमर, तो इसी से थोड़ी पॉलीमर हो आपकी तो कोटिंग हो जाएगी। पॉलीमर को कहां डालोगे? सॉल्वेंट में डालोगे ना, सॉल्युबलाइज करोगे या नहीं करोगे? इसके साथ में कलर जो तुम्हें चाहिए उसको इसमें डाल के सॉल्युबलाइज करोगे नहीं करोगे? सॉल्वेंट में
पॉलीमर को डालना है, सॉल्वेंट में कलरिंग एजेंट्स को डालना है, सॉल्वेंट में प्लास्टिसाइजर्स को भी डालना है कि प्लास्टिसाइजर्स इसलिए डालना है ताकि स्ट्रेंथ अच्छी रह सके, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा पॉलीमर, इट मींस कि पॉलीमर टैबलेट के सरफेस में आने के बाद, सूखने के बाद वो क्रैक ना हो जाए। आप भी ऐसा चाहोगे कि आपकी दीवारों में पेंटिंग होने के बाद में उसमें दरारें आने लगी, ऐसे चाहोगे? आपके घर में पेंटिंग होने के बाद में उस लाइनिंग में क्रैक्स होने लगे, ऐसा चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। तो उसी तरह से टैबलेट को बनाने के बाद में, उसके पॉलीमर को चढ़ाने के बाद में, उसकी लाइनिंग डालने के बाद में उसमें क्रैकिंग ना हो, उस क्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके साथ में पहले से प्लास्टिसाइजर्स को डाले होते हैं, ऑपिकेंट एक्सटेंडर को डाले होते हैं और मिसलेनियस सब्सटेंस को भी ऐड किए होते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? देखो एक बार, पवन सर, यूट्राजिड ई भी इंटेरिक कोटेड पॉलीमर है। बिल्कुल है बेटा, मैं आपको एक नहीं पवन, एक नहीं बेटा, लगभग 15 तरह के यूट्राजिड के बारे में बताऊंगा। उससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। मौका आएगा तो क्वेश्चन के समय मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि यूट्राजिड के और भी कितने तरह के ग्रेड्स होते हैं। बहुत ज्यादा ग्रेड है। अगर अभी बताने लग जाऊंगा ना तो फिर क्या होगा ना, तो बोरिंग होने लग जाएंगे सब। आपको तो समझ आ जाएगा कि चलो यूट्राजिड के और भी ग्रेड्स हैं, लेकिन बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। यूट्राजिड के बहुत तरह के ग्रेड्स आते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में आता है, उनके नाम अलग अलग होते हैं, है ना। तो उन सब के लिए बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि उसको याद कैसे करना है। ठीक है, चलो चलो आ जाए, आगे बढ़े। फिर से एक बार स्लाइड देख लो अगर किसी को कुछ लग रहा हो तो। शुगर कोटिंग, पॉलीमर कोटिंग, पॉलीमर कोटिंग में दो तरह की, फिल्म कोटिंग और इंटेरिक कोटिंग। शुगर कोटिंग के सारे एग्जांपल्स ये फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाएगा। अगर कोटिंग होगी तो इन सारी चीजों को मिक्स करके हमें टैबलेट के ऊपर में कोट करना है। इंटेरिक के पॉलीमर्स, यूट्राजिड एल, एस, ई, अलग अलग तरह के पॉलीमर्स हैं। सेलुलोज, एसीटेट, थाइलेट, एचपीएमसीपी और भी बहुत तरह के पॉलीमर हैं। इंटेरिक मटेरियल, सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करना, प्लास्टिसाइजर्स का इस्तेमाल करना। प्लास्टिसाइजर्स में भी दो कैटेगरी है, वाटर सॉल्युबल प्लास्टिसाइजर्स और वाटर इनसॉल्युबल प्लास्टिसाइजर। इसी तरह से ओपेकेंट एक्सटेंडर्स होते हैं और मिसलेनियस सॉल्यूशंस होते हैं। अब आते हैं बेटा, कुछ और भी चीजें हैं दी हुई जिनके डिफिनेशंस आपको बस जानने चाहिए, है ना। इससे ज्यादा इसमें कोई जरूरत नहीं होगी। अभी आप में से किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये कंप्रेशन कोटिंग होता क्या है। ठीक है, अभी तक मैं चुप था क्योंकि बिना मतलब का बस समय से पहले किसी चीजों को पूछा जाना और बताया जाना, इनका कोई मतलब होता नहीं है। इसीलिए अब आ चुका है, अब इसको ध्यान से देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए। एक है डीप कोटिंग, वैक्यूम फिल्म कोटिंग और कोटिंग बाय द एयर सस्पेंशन मेथड। ठीक है, कोटिंग बाय द एयर सस्पेंशन मेथड। सबसे पहला जो एक चीज मैं पहले से बता दूं कि बेटा जो ये कोटिंग के टेक्निक्स हैं, ये सभी एडवांस टेक्निक है, एडवांस टेक्निक है। ठीक है। दूसरा कि इन कोटिंग टेक्निक्स के बारे में कहीं पे भी बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना आपको पढ़ना है और ना ही इसके बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इनपुट इसके देने हैं। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि बेटा कंप्रेशन कोटिंग क्या होता है। कंप्रेशन कोटिंग है फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ए टैबलेट विद इन ए टैबलेट। इट मींस एक टैबलेट लाइक स्ट्रक्चर, मान लो कि आपका ये टैबलेट होगा, ठीक है। इसी के ऊपर में एक हार्ड टाइप की कोटिंग हम लोग इसके ऊपर में चढ़ाते हैं। बाय द डिफरेंट इसके और भी पॉलीमर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको नाम जो है ये दिया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट इज ए टैबलेट विद इन द टैबलेट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैट का नाम आता कब है। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नाम तब आती है जब कहीं ना कहीं कंडक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव सेट लेके हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन के हेल्प से कोटिंग को अप्लाई करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसी नाम से बना है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। तो एक हो गया बेटा कौन सा, कंप्रेशन कोटिंग, और दूसरा हो गया हमारा कंडक्टिव सब्सटेंस के हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैट कोटिंग। अब आते हैं डिप कोटिंग। मान लो कि हमारा ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टैबलेट को डिप करके टैबलेट कोर को कोटिंग सॉल्यूशन में डिपिंग करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, ड्राइंग करेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे। इस तरह से करके हम लोग इसको कोट कर सकते हैं। सच कोटिंग इज नोन एज द डीप कोटिंग। डिपिंग करके डिप करेंगे, बाहर निकाल के ड्राई करेंगे, फिर से डीप करेंगे, फिर से ड्राई करेंगे, और इस तरह से हमारा डिजायर्ड कोटिंग हमारा क्या बन पाता है, आ पाता है। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूम फिल्म कोटिंग। इट मींस इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए इसमें हम लोग नाइट्रोजन के हेल्प से क्या करते हैं, वैक्यूम को क्रिएट कर देते हैं। वैक्यूम के क्रिएशन करने से
कोटिंग पैन में जो स्प्रेइंग होने लग जाती है और स्प्रेइंग होने की वजह से प्रॉपर उस जगह टैबलेट का कोट हो पाता है। और वैक्यूम फिल्म होने की वजह से हम लोग इस कोटिंग को नाम जो देते हैं दैट इज नोन एज द वैक्यूम फिल्म कोटिंग। वैक्यूम से नाम आया वैक्यूम फिल्म कोटिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नाम आया इलेक्ट्रोस्टैट कोटिंग, डिपिंग से नाम आया डिप कोटिंग, कंप्रेशन करके हार्ड कोर चढ़ाते हैं, एक हार्ड कोर बना देते हैं, इसीलिए इस टेक्निक को बोला जाता है टैबलेट विद इन ए टैबलेट, है ना, हार्ड कोर की वजह से, दैट इज नोन एज द कंप्रेशन कोटिंग। अब आते हैं बेटा हम लोग कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन को इसको वर्स्टर वर्स्टर प्रोसेस भी बोला जाता है। वर्स्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, मान लो कि एक होलो टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ, नीचे से एयर डालते हैं, एयर डालेंगे और जो आपके टैबलेट है उसी जगह से ऊपर वाले नोजल से टैबलेट भी जाएगा, छोटे छोटे से बीट्स वाले टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। तो एयर जैसे ही जाएगा और ऊपर से टैबलेट जाता रहेगा, तो ऑब्वियसली है कि एयर इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड होता है कि टैबलेट क्या होता है हवा में उड़ने लग जाते हैं और ऊपर से स्प्रे होती रहेगी। तो हवा में ही टैबलेट क्या होगा, रोटेट होता रहेगा, रोटेशन होने की वजह से, और ऊपर से ही क्या होता रहेगा, पॉलीमर की स्प्रे होती रहेगी। नोजल 3 है, नीचे वाले साइड से एयर जाता है, उसके ऊपर से छोटे छोटे से टैबलेट्स को डाला हुआ होता है। जैसे ही टैबलेट जाएगा उस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में, एयर के हेल्प से वो हवा में उड़ने लग जाएगा, ठीक है। ऊपर से फिर स्प्रेइंग होने लग जाएगा, स्प्रे होगा, एयर के हेल्प से क्या होता है वो रोटेट होता रहता है टैबलेट, और उसके ऊपर में क्या होती चली जाएगी, कोटिंग होती चली जाएगी। इस मेथड को हम लोग एयर सस्पेंशन मेथड बोलते हैं, या वर्स्टर, ये स्पेलिंग मिस्टेक लिखा गया, वर्स्टर प्रोसेस के नाम। इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था वर्स्टर, इसीलिए इस मेथड को हम लोग वर्स्टर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ये, एयर सस्पेंशन मेथड या वर्स्टर प्रोसेस, क्लियर है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग वर्स्टर प्रोसेस भी बोलते हैं, या इसी मेथड को एयर सस्पेंशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कंप्रेशन कोटिंग, इलेक्ट्रोस्टैट कोटिंग, डीप कोटिंग, वैक्यूम फिल्म कोटिंग एंड कोटिंग बाय द एयर सस्पेंशन। वैक्यूम क्रिएट करना है, वैक्यूम क्रिएट किससे करते हैं, नाइट्रोजन से रिप्लेस करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए नाइट्रोजन से हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट होने से एक प्रेशर उस जगह पे क्रिएट होगा और नोजल से स्प्रेइंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एयर बिल्कुल भी नहीं है, नाइट्रोजन से हमने पूरी तरह से उस एयर को सक कर लिया हुआ है बाहर। वैक्यूम क्रिएट होने से, प्रेशर क्रिएट होने से उस जगह क्या होगा, आपके नोजल से प्रॉपर्ली स्प्रेइंग होना शुरू हो जाएगा और आपके टैबलेट के ऊपर में कोटिंग हो जाती है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम फिल्म कोटिंग, डीप कोटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से इलेक्ट्रोस्टैट कोटिंग, कंप्रेशन कोटिंग और एयर सस्पेंशन, हवा में ही कोटिंग हो जाना, एयर सस्पेंशन मेथड। नीचे से प्रेशर, फिर टैबलेट, ऊपर से कोटिंग का स्प्रे, टैबलेट हवा में ही कोट हो जाएगी। दैट वन इज द वर्स्टर कोटिंग भी बोलते हैं। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में आप इस मेथड को स्टडी करोगे, दोबारा फिर से टाइप। क्लियर है। माइक्रो इनकैप्सूल्स भी करते हैं, छोटे छोटे से टैबलेट्स, छोटे छोटे से कैप्सूल्स इस मेथड से कोट किया जाता है या इस मेथड से बनाया जाता है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन चैप्टर में भी स्टडी करते हो आप इसको, वर्स्टर प्रोसेस, एयर सस्पेंशन मेथड। क्लियर है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में भी पढ़ोगे आप इसको, है ना, मेथड है। आप इसको माइक्रो इनकैप्सूल बनाओ कि कोटिंग करो, अलग अलग से मेथड्स हैं। बेटा इलेक्ट्रोस्टैट नहीं समझे, अब देखो इस जगह पे क्या करते हैं, मान लो कि आपका ये सॉल्यूशन है, कोटिंग सॉल्यूशन है, यहाँ पे बना दो कैथोड, इधर पे बना दो एनोड। पढ़े हो फिजिक्स में, इसमें केमिस्ट्री में, इधर ऐसा लगा रहेगा, करंट डालो और इधर से मूवमेंट होके ऐसा ऐसा कोटिंग होता चला जाएगा टैबलेट का, दैट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े नहीं, कैथोड एनोड, मूवमेंट फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, चार्ज डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैट केमिस्ट्री। इस मेथड से हम लोग कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सब मेथड बहुत ही एडवांस है, टाइम टेकन है, और इन सब का कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल जो है तो वही होता है कि एक बड़ा सा पैन रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा, ऊपर से नोजल से स्प्रे होता रहेगा और वो टैबलेट जो है कोट होता चला जाएगा। दैट इज द मेन मेथड और इफिशिएंट मेथड है जो इंडस्ट्रीज में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉलेज में भी तुम्हारे मॉडल्स तुम लोगों ने देखा होगा, बड़ा सा स्टील का पैन होता है, ऊपर से नोजल होगा लगा हुआ, उसका एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा जिसमें सॉल्वेंट, प्लास्टिसाइजर्स, पॉलीमर्स, उन सब का सॉल्यूशन बना के डाल देंगे। टेम्परेचर भी होता है, हम उसको हीट करते जाएंगे और टैबलेट क्या होता है, रोटेट होके और पॉलीमर का सॉल्यूशन उस टैबलेट के ऊपर में आता जाएगा और एक एक करके उसके ऊपर में लेयर भी बनती चली जाती है। क्लियर है सबके लिए। चलो लिखना है तो किसी को लिख लीजिए, अगर अगर तो किसी को लिखना हो बेटा तो लिख लीजिए।
सर एक बार कंप्रेशन कोटिंग को और बता दीजिए बेटा। कंप्रेशन कोटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ए टैबलेट विद इन ए टैबलेट। आप इस चीज को सोच के देखो कि टैबलेट विद इन ए टैबलेट का क्या मतलब हुआ। एक टैबलेट है, उसके ऊपर में पाउडरी लाइक मटेरियल जो टैबलेट के जैसा ही हो, उसमें मॉइस्चर कोई बहुत ज्यादा ना हो, उसका एक लेयर और चढ़ा देना। टैबलेट है ही, एक टैबलेट जैसा हार्ड लेयर और चढ़ा देना, दैट इज द टैबलेट विद इन अ टैबलेट। टैबलेट के ऊपर एक और टैबलेट, आया समझ में? जो टैबलेट है उस टैबलेट के ऊपर में टैबलेट का एक और कोर चढ़ा देना, दैट वन इज द टैबलेट विद इन ए टैबलेट। जो भी हम लोग पॉलीमर जो डाल रहे हैं, जो भी हम लोग कोटिंग कर रहे हैं बेटा, उसकी लाइनिंग बहुत ही पतली सी होती है, बहुत ही थिन। लेकिन वही लेयर को मोटी कर दो, एकदम से मोटी सी लेयर, तो क्या हो जाएगा? एक टैबलेट के ऊपर लगेगा ना कि जितना बड़ा टैबलेट है उतना बड़ा, और हमने पॉलीमर और डाल के उसको कोट कर दिया, तो टैबलेट विद इन द टैबलेट। आया समझ में? दैट वन इज द कंप्रेशन कोटिंग। यहाँ पे एक टैबलेट के ऊपर में ड्राई पाउडर्स का एक लेयर और चढ़ा देते हैं, इसीलिए इसको टैबलेट विद इन ए टैबलेट बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा कोटिंग से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स है। ये देखो कोटिंग होती कैसे है। ये पूरा सा ये पैन है बना हुआ। अब तुम लोगों को लगता है एनिमेशन वाला एक वीडियो लाके वो दिखाना पड़ेगा। एक बड़ा सा ये पैन है, देखो इस पैन में देखो ये नोजल लगा हुआ है, और देखो ये स्प्रे हो रहा है नहीं हो रहा? अलग अलग से टेक्निक्स है। एक देखो ये स्टेशन लगा हुआ है, कई सारे नोजल्स लगे हुए हैं, और इस जगह से स्प्रे हो रहा है, इस जगह से देखो स्प्रे हो रहा है, स्प्रे होता जाएगा टैबलेट का। ठीक है, अब देखो तीन टर्म है, ओपेलेक्स, ओपा स्प्रे एंड ओपा ड्राई। इन सबसे रिलेटेड है क्या? ठीक है, ओपेकेंट कलर कंसंट्रेट ऑफ द सुगर कोटिंग। सुगर कोटिंग का ओपेकेंट कलर कंसंट्रेट होता है तो हम लोग उसको ओपेलेक्स बोलते हैं। अगर ये फिल्म कोटिंग का होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ओपा स्प्रे, और कंप्लीट फिल्म कोटिंग कंसंट्रेट होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ओपा ड्राई। तो ये तीन टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हो, कभी कभी इस जगह से आता है क्वेश्चन। ओपेकेंट कलर कंसंट्रेट फॉर द सुगर कोटिंग, ओपेलेक्स फिल्म कोटिंग के लिए, और फिल्म कोटिंग कंसंट्रेट के लिए ओपा स्प्रे और ओपा ड्राई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा एक टर्म बचेगा फिल्म के डिफेक्ट्स, जिसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आप एक क्लास नहीं मान के चलो, अगली जो क्लास होगी आपकी उसमें हम लोग फिल्म कोटिंग के सारे डिफेक्ट्स, अभी मैं बता भी देता हूं, इसको बना के आना। दिस वन इज द आपका ये एक तरह से चार्ट बना लेना इसका आप, माइंड मैप, जिसमें सारे कोटिंग के डिफेक्ट्स हैं कि अगर ये कोटिंग अच्छे तरीके से नहीं हुआ, ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन कौन से डिफेक्ट्स को फेस करते हैं। तो इसको एक बार वीडियो देख के इसको बना जाना, अगले दिन मैं इसको और भी समझाऊंगा बेटा। वैक्यूम फिल्म कोटिंग, आप तो खुद सोचो कि अगर किसी कंटेनर से एयर को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम हो जाएगा तो एक अलग ही तरह का प्रेशर होगा वहां पे। आप अगर एयर को खींच लोगे तो ऑब्वियसली है कि उस जगह एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उस प्रेशर के हेल्प से आगे से नोजल से स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम किसी इस रूम से अगर मैं एयर को सक कर दूं, खींच के बाहर निकाल दूं, तो ये इस रूम में एक अलग ही तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा, तो बाहर से कोई चीज आसानी से आ सकती है। तो नोजल हमने डाल दिया तो स्प्रे होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट वन इज द वैक्यूम फिल्म कोटिंग। ठीक है, चलो सर कोटिंग के इक्विपमेंट्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बेटा? कोटिंग के इक्विपमेंट्स बहुत सारे हैं, और उनका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को अगली क्लास में दिखा दूंगा कि कोटिंग जो है किस तरीके से की जाती है। एनिमेशन भी दिखा दूंगा, वीडियो भी दिखा दूंगा तुम्हें, है ना? तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से वीडियो कोटिंग जो है इंडस्ट्री में की जाती है। बहुत ज्यादा डिटेल में इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना या जानना, बहुत ज्यादा डिटेल में, उसका कोई मतलब नहीं है, और ना ही उस जगह से कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन सी कोटिंग की जाती है। तो क्लास और भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में हो जाएगी, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स का नाम मैंने नहीं बताया है। लेकिन अगली क्लास में थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा, एनिमेशन दिखा दूंगा, वीडियोस दिखा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कोटिंग जो है की जाती है, नॉर्मल सा प्रोसेस इसका क्या है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।